तो जो जो मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला बच्चा, नहा दो क्या है, तंदुरुस्त बच्चा, अच्छा बच्चा, राइट, ब्यूटीफुल सा बच्चा, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है तुमको, एक ही तो रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार तो यही बोलता हूँ, बार बार तो यही बोलता हूँ कि एक प्यारी सी स्माइल आपके थोबड़े पर आ जानी चाहिए। थोबड़े की बारह क्यों बजाने का, राइट राइट, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलराइट। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग मजे में हैं। ओके, so now let's go on and talk about our next part of the story, and it is what we are going to talk today about depreciation। और उसके पहले मुझे लगता है कि आप सभी नलायकों ने कैशबुक और बीआरएस कर दिया है। एग्रीड? तो कैशबुक और बीआरएस अगर कर दिया है तो उसके बाद में अब हम शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन। ध्यान रहे, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, राइट। इसके बाद में आपका फाउंडेशन का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैं आई एम गोना मिस यू। तुमको देखा नहीं मैंने, तुमने मुझे देखा है बस, आई हैवंट सीन यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बस इतनी सी बात है बेटा जी कि यार मस्ती में करेंगे टॉपिक। तुमको आज वचन दे रहा हूँ कि जो मस्ती करना है कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। शपथ खाऊं सांगतो कि मैं आपको तंग नहीं करूंगा, ना चिल्लाऊंगा। थोड़ा सा आज लेक्चर ज़्यादा समय तक रहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा पोलाइटली एकदम पेशेंस मार के बैठे रहना, डेप्रिसिएशन पढ़ाते रहूंगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कर कर फिर खत्म करेंगे इसको, राइट। सो लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड हियर वी गो, डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैशबुक अपलोड नहीं हुआ तो कैशबुक हो जाएगा, कैशबुक अपलोड हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि कैशबुक, मैंने दोनों का बोला था, नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, कैशबुक भी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के अंदर हम पहले लिखेंगे डेफिनेशन क्या है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन in the value of fixed asset। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब यूज करने की वजह से, कॉमा, बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि समय आगे जाने की वजह से। तो जैसे अगर आप मोबाइल खरीद के रखोगे और उसको यूज नहीं करोगे तो भी खराब हो जाएगा, पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, राइट। तो कुछ चीजें पड़ी पड़ी खराब हो जाती है, राइट। और आई कैन से इफ्लक्स ऑफ टाइम, और आई कैन से चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो पता है मेरे पास एक प्रोजेक्टर था, और वो प्रोजेक्टर मैंने सोलापुर में जब पढ़ाई करता था तब लेके रखा था। और जब प्रोजेक्टर लेके रखा था तो उसको मैंने कुछ समय तक चलाया और फिर रहने दिया। फिर उसके बाद में 6 साल बाद मैंने उसको निकाला और उसको लगाने की कोशिश की, तो प्रोजेक्टर साला भेंडी चालू ही नहीं हो रहा। चालू इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उस जमाने के जो केबल्स थे और अभी के जो केबल्स है उसमें टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई है। और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से राजा बेटा जी, व्हाट आई कैन से, कि असेट की वैल्यू कम हो जाती है। यस और नो? तो तुम मुझे बताओ, तुम तुम्हारे माता पिता के लिए कौन हो? तुम तुम्हारे माता पिता के लिए हो फिक्स्ड एसेट। तुम्हारी वैल्यू बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? तुम एकमात्र ऐसी फिक्स्ड एसेट हो, तुम एकमात्र ऐसी पूंजी हो तुम्हारे माँ बाप की जो चाहते हैं कि तुम्हारी वैल्यू बढ़े ना कि घटे। सो गधेड़े बच्चों, अपने आप को डिप्रिशिएट नहीं करने का, इस टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करने का, और तुम्हारे ऊपर अप्रिसिएशन आकर तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर एकदम खुशी वाली चीज आ जानी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? दे शुड बी वेरी हैप्पी, ब्यूटीफुल से हैप्पी होना चाहिए। यस और नो? सो राजा बेटा जी, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रही है ये बात, है ना? तो बेटा जी, ये जो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। तुम जिसके ऊपर बैठे हो, राइट, तुम्हारा वजन फील कर लेना कि भाई साहब ये जो असेट है, दर्द दिख रहा है इस असेट का, दर्द फील करो उस दर्द असेट का। उस असेट कह रही है कि हाय राम रब्बा, इतना बड़ा आदमी बैठ गया, मेरी तो हड्डी दुख रही है। अगर वो बोल पाती तो कैसे बोल पाती? चेयर तो चेयर बोलती मेरी हड्डी दुख रही है भाई साहब, मेरे को तो तकलीफ हो रही है, और उस असेट की वैल्यू हो रही है कम। वियर एंड टियर मतलब यूज, इफ्लक्स ऑफ टाइम बोले तो क्या, समय जाने के साथ साथ वैल्यू कम हो जाती किसी चीज की, राइट। उसके ये कम होते रहता है। तो बेटा जी, अगर मान लो मैं आपकी बात करूं, या फिर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, जैसे जैसे समय जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे मैं बात करूंगा कार, नई कार है, जैसे जैसे समय जाएगा, राइट, कार की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कार की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंप्यूटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। तुम सभी लोगों को फील हुआ चेयर का दर्द? क्या बात है यार, कमाल कर दिए। ये क्या बोल रहा है सर, लात मार कर उठा देती, ओ हो, राइट। तुझे तो लात मारनी चाहिए, कैसी ये बात है। तो तुमको समझ में आई ये बात। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। अब सम नलायक स्टूडेंट, सम नलायक,
नालायक स्टूडेंट, दे विल से व्हाट कि सर सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, मैंने बोला बोलो ना बोलो ना बोलो ना। तो मैं मैं ये बोल रहा हूं, कुछ नालायक स्टूडेंट ये बोलते सर तुम्हें मालूम है क्या, मैंने बोला क्या, हमारे पास एक ऐसी कार है, कैसी देखो ऐसी कार है सर, इस कार में एक बार ऐश्वर्या राय बैठी थी, राइट, ये इसमें ऐश्वर्या राय बैठी थी सर, और इस कार की वैल्यू हमारी बढ़ती रहती है। ऐश्वर्या तीजा एला स्पेलिंग ये इतनी कैसे मिलना रहे, ऐश्वर्या, ठीक है, ऐश अपने को इतना ही काफी, ऐश्वर्या राय बैठी थी और इसके वजह से इस कार की वैल्यू बढ़ती ही जाती है सर, हम डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे सर इस कार का, क्योंकि ये कार तो वो है जिस कार को हम बेचेंगे नहीं सर, ये कार को हमने लिया 10 लाख, कोई 1 करोड़ रुपए भी मांगे तो हम बेचे नहीं सर, इसकी तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, राइट, हमारे पास फोटोग्राफ है, हमारे पास उसका वीडियो है, और उसके अंदर वो बोली ये कार बहुत भारी है, वो बैठी घूमी करी, राइट, तो बोली कि भाई साहब ये जो कार है ना इसकी तो वैल्यू 1 करोड़ भी हो जाए तो भी हम बेचे नहीं, तो कार की वैल्यू बढ़ रहा है। तो एक नालायक स्टूडेंट बोलता है कि तो सर यन्ना दिस कार इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, क्या बोले, this car is not subject to depreciation, this is illogical, this car is also subject to depreciation, you will ask me why and how, very simple logic, बेटा जी depreciation हम इसलिए चार्ज नहीं करते कि कार की वैल्यू कम हो रही है, depreciation इसलिए चार्ज करते because of the concept of accrual, because of the concept of matching। now you will ask me what is the concept of accrual और matching, very simple, तो सिंपल सी बात है बेटा जी, जो कोई भी असेट है वो हमको कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प कर रही है, इकोनॉमिक्स में आपको समझाया होगा कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, तो ये जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं या फिर जो असेट होती है ये क्या करते हैं, हमें माल बनाने में हेल्प करती है। अब जब माल बनाने में हेल्प करती है तो बेटा जी उस माल की कॉस्टिंग निकालने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं वैक्सीन बनी अभी कोविशील्ड या कोवैक्सीन, राइट, इनकी वैक्सीन बनाने के लिए इनकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड करती है, तो इसको बनाने के लिए जो मशीन लगती है उस मशीन की वैल्यू कितनी कम हो रही है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना लग रहा है, उन सभी कॉस्ट को जोड़कर ही तो हमें ये कॉस्ट ऑफ द एक टैबलेट मिलेगी ना। तो राजा बेटा जी डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे शर्ट मैंने थोड़ी ना बनाया, ये तो मशीन में बनाया, राइट, सिलाई की मशीन में बनाया, अब वो सिलाई की मशीन का जो भी डेप्रिसिएशन है विल बी एडेड टू द कास्ट ऑफ दिस और नॉट, यस और नो, क्या सर वो कमाल ही है कार से बन रहे हैं, ऐश पर है और ऐप कैमल पर अटकी हुई है, हाँ ये बात सही बोली, क्या है चिंदी लोग एकदम समझ में नहीं आती बात को, ये लोग ऐसे है ना कि जो कभी प्यार को समझ ही नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते ना तो द मोस्ट अनरोमांटिक पीपल आर दिस पीपल, कैमल दिख रहा है गधेड़े को, कार की बात चल रही है, कौन कहता है ऐसा, हम तो भाई साहब बस पूछो मत, गलत गलत बात नहीं करने का, कैमल का है कार, तुम्हें पता है, और कार की खास बात ये दोनों तरफ से चलती है, तो इसमें रिवर्स नहीं है, ये इधर से भी चल जाती है, रिवर्स नहीं लेना पड़ता, आप इधर बैठकर इधर से भी चला लो, बस स्टीयरिंग को घुमाकर इधर ले लेना, इट्स फैंटास्टिक कार सर, तुम जलते हो बट उसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो सुनते हो अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल बेटा जी हम असेट अकाउंट बनाते हैं, राइट, असेट अकाउंट, तो आप भी मेरे साथ बनाएंगे असेट अकाउंट, तो असेट अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे का लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, का लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इसको डेबिट बैलेंस होता है, ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब हम असेट को परचेस करेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आई हैव परचेस्ड अ कार टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, असेट बाय की एग्रीड, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस भी हम इधर ही ऐड कर देंगे, हम इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस भी इधर ही ऐड कर देंगे, तो कैन आई नॉट राइट डाउन टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये उसका था परचेस प्राइस, ये परचेस प्राइस था, और ये उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, राइट, तो जब तक कि असेट इंस्टॉल नहीं हो जाती उधर तक के सारे एक्सपेंडिचर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन क्या है राजा बेटा जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, आई रिपीट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, और फिर बेटा जी मैं इधर लिखूंगा बाय, सेल किया तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अगर सेल करेंगे तो इधर ही लिखेंगे ना नालायको, और यदि लॉस हुआ तो इधर आएगा बाय लॉस ऑन सेल, और यदि प्रॉफिट हुआ तो आएगा डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल,
एग्रीड। और इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब बेटा जी जो मुझे आपको समझाना है वो इनमें से हर एक आइटम को समझाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस मार के बैठे रहो और सुनो तो सही मेरी बात, जज्बाती मत हो। मैं पहले आपसे बोल रहा हूं कि ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये क्यों है, एकदम सिंपल है, असेट को डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट साइड में आएगा, और बाय बैलेंस कैरीड डाउन क्यों है, क्योंकि उसको क्रेडिट बैलेंस होता है। एग्रीड, यस। तो ये दो आइटम तो समझ में आए। जब असेट बाय होगी तो वो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, और उसके ऊपर का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। तुम पूछोगे कि सर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो कोई भी खर्चा है इंस्टॉल करने तक का, वो सारा क्यों असेट साइड के डेबिट में लिखते हैं? बिकॉज राजा बेटा जी बोथ दिस आइटम्स राइट आर डन एज पर AS 10। दिस इज डन एज पर AS 10 PPE। दिस इज डन एज पर PPE, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। अब राजा बेटा जी, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले पूछूंगा डेप्रीसिएशन के बारे में। डेप्रीसिएशन के बारे में अब मैं यहां से कुछ बच्चों को फोन करूंगा और आपसे कुछ एक बहुत भारी भारी चीजें पूछूंगा। राइट, बहुत भारी भारी पूछूंगा। पहले आप एक बात सुनते जाइए, जब तक मैं उसको फोन लगाता हूं तब तक आप कुछ बातें सुनते रहिए। राजा बेटा जी ये जो है ना आइटम, क्या नाम, डेप्रीसिएशन, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। इसके अंदर कोई भी कैश नहीं जाती। क्यों कैश नहीं जाती? क्योंकि बेटा जी कैश की एंट्री नहीं है, नॉन कैश एंट्री है। डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड असेट, सो देयर इज नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड असेट इज व्हाट आई राइट डाउन, यस और नो? सो राजा बेटा जी इसके अंदर कोई भी कैश का आदान प्रदान नहीं होता है। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ओके, डेप्रीसिएशन इज व्हाट, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। फोन लगा है आपके सामने वेंकट जी को, दिख रहा है आपको वेंकट जी को? वेंकट जी सुना ना, लेक्चर को म्यूट करो ना, म्यूट करो ना। ऑलराइट, मुझे एक बात बताओ वेंकट बाबू, कैसे हो आप? जोर से बोलो। हेलो वेंकट, वेयर आर यू, हाउ आर यू? अरे वेंकट उसको म्यूट करना, तू मेरे से ही बात कर अभी, मैं एकदम झकास, तू उसको म्यूट कर दे, उसको म्यूट कर दे। मम्मी नहीं करते म्यूट, कर दिया? ऑलराइट बड़ी, कैसा है तू? अरे बोलना जोर से। और कहां से है तू? बल्लारी में, कर्नाटका सर। कर्नाटका, वेरी लवली प्लेस सर। यू टेल मी, बल्लारी में कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी? नहीं सर। सच्ची नहीं है? हेलो, सच नहीं सर, प्रेजेंट में नहीं। गर्लफ्रेंड इल्ले है? हेलो सर। अच्छा तो सुनो, मुझे एक बात बताओ, सपोज फर्ज करो, इमेजिन तो कर ही सकते हो। हेलो हेलो, हाँ सर। इमेजिन तो कर सकते हो? अच्छा, फेवरेट हीरोइन कौन है तुम्हारी? हाँ सर। कौन है तुम्हारी फेवरेट हीरोइन? दीपिका पादुकोण है सर। दीपिका पादुकोण। अच्छा सपोज मान लो वो विराट के साथ न जाते हुए, नहीं विराट के साथ तो अनुष्का गई, दीपिका रणवीर के साथ न जाते हुए तुम्हारे साथ जाती, राइट? हो सकता है ऐसा, सपोज फील करो यार, थोड़ा बड़ा सोचा करो। मुझे एक बात बताओ, कितना खर्चा करते उनके लिए? ओके। कितना खर्चा करते? मेरे पास हो तो वो क्या क्या मांगते हो वो सब दिलाते हो सर। सब दिला देगा, तारे चांद सितारे सब दिला देगा। वाह। अभी मुझे बताओ, अभी मुझे एक बात बताओ, सपोज मेरी गर्लफ्रेंड होती, प्लीज बुरा मत मानना यार, प्लीज बुरा मत मानना, गलत मत समझ यार, तुझे मालूम है ना, आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ ऐश्वर्या राय। मैं तुझे पूछ रहा हूं कि सपोज मेरी होती दीपिका, तो आई वुड नॉट हैव बीन दैट क्रेजी लाइक यू आर, बिकॉज आई फाइंड ऐश्वर्या मोर ब्यूटीफुल, राइट? सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हाउ मच आई वुड हैव एक्सपेंडेड। Okay. Suppose you are expending, suppose 10 crore, so how much I would have expended? कम सर। कितना कम? हाँ, लैक्स में। लैक्स में, गुड। सो कैन आई से, नहीं लैक्स में भी क्यों, 1000 रुपीज, मे बी 2000 रुपीज, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। एग्रीड? ओके सर। ओके, सो यू आर सेफ, राइट? तो मैं अभी आपको ये पूछ रहा हूं कि ऐसा कैसा भाई, ऐसा क्यों? मतलब आपको ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है ना सर? एब्सोल्युटली, सो यू हैव अंडरस्टूड इट करेक्टली। सो राजा बेटा जी, अब मैं आप सभी बच्चों को एक चीज समझा रहा हूं, सो सुनिए। चल वेंकैया, बाय। ओके सर, बाय सर। बाय बाय बाय। सो मैं आप सभी बच्चों को एक बात समझा दूं राजा बेटा जी, कि अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति के लिए ज्यादा खर्चा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए ज्यादा खर्चा करने को तैयार नहीं है।
राइट और अगर मैं आपको पूछूंगा कि भाई साहब एक असेट की वैल्यू कितनी है, दूसरे असेट की वैल्यू कितनी है, राइट, तो तुम प्रत्येक व्यक्ति उस असेट की वैल्यू को अलग अलग बोलेंगे। जैसे ऐश्वर्या राय जी बैठी है उस गाड़ी में, तो मैं उसके लिए 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, है नहीं मेरे पास, बट देने के लिए तैयार हूं, दिल बड़ा है, राइट, देने के लिए तैयार हूं। और अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप कितने दोगे, तो बोलेंगे सर 5,000 भी नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? आप वैल्यू को अलग अलग परसीव करते हो। सो राजा बेटा जी, डेप्रीसिएशन ये एक्सपेंस है जरूर है, बट इस एक्सपेंस के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है आप कितना खर्चा करो, मतलब कितना डेप्रिसिएशन हो। मतलब आप कैसे बता सकते हो? एक मोटा आदमी जो बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कशिश, इतनी जड़ है अपने क्लास में, कशिश बैठी हुई जिस चेयर पर, तो उस कशिश की चेयर की हालत पतली एक हो गई है, कशिश की चेयर की डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रही है, राइट। और वही जो मान लेते और कोई है, कौन बैठा हुआ है इधर, दूसरा मान लेते स्नेहा माने की बात कर ले, तो स्नेहा माने बैठी है, दुबली पतली लड़की है, राइट, एकदम प्यारी अच्छी लड़की है, और स्नेहा जहां पर बैठी है उस चेयर को कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तो चेयर ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हो रही है, राइट। तो बेटा जी समझने की कोशिश करो। बट अगर एक कंपनी में 2 चेयर है अलग अलग, तो क्या तुम उसका डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली निकालो कि भाई साहब तुम्हारी वैल्यू कितनी कम हुई, देखना पड़ेगा कितना वजन तुम पे पड़ा है, और दूसरे लगा रहे तुम तो बहुत हल्के फुल्के, तुम्हारी चेयर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी देखना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। सो डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेट, ये पूरा टॉपिक एस्टिमेट पर है। डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेट एंड दिस एस्टिमेट को आपको करना पड़ता है कैलकुलेट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट विद द वेरियस मेथड्स। वो समझे क्या? डेप्रिसिएशन की एंट्री एकदम सिंपल है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। नहीं तो तुम सोचो कितना मुश्किल हो जाता अगर डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली निकालनी है कि इस एसेट की वैल्यू कितने से कम हुई। तो जाके तुमको पूछेंगे बताइए ये चेयर आप यूज कर रही है, आपकी वैल्यू कितनी है, या फिर हम पूछेंगे अच्छा ये कंप्यूटर को आप यूज करके बताओ कितने टेक्निकली साउंड है, कितना तकलीफ वाला काम हो जाता है, इट वुड हैव बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है अलग अलग मेथड से, बट ये सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए होता है, इट इज एन एस्टिमेट, SLM, WDV, राइट। और फिर हम बोलेंगे काय म्हणतात त्याला, मशीन आर मेथड, मशीन आर मेथड, फिर इसको बोलेंगे प्रोडक्शन यूनिट मेथड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटा जी डेप्रिसिएशन अमाउंट कैन चेंज, क्लियर। अब बेटा जी राजा बेटा जी एकदम सिंपल सी बात है, तुम मम्मी के बहुत लाडले हो, राइट, इतने लाडले हो कि बस पूछो मत, मम्मा के फेवरेट बच्चा, मम्मा को तुम जाके बोलते हो मम्मा मेरे पास 100 रुपए का एक असेट है, राइट। तो तुम असेट का अकाउंट, मम्मा मेरे पास 100 रुपए का एक असेट है, राइट, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू है, असेट है। सो अगर 100 रुपए को असेट है और तुम बोलते मम्मा मैंने उसको 90 रुपीज में बेच दिया, और तुम नाच रहे हो मम्मा मजा आ गई 90 रुपीज में बेच दिया। मम्मा बोले क्या हुआ बेटा 90 रुपीज में बेच, क्या है गधेड़े हुआ क्या है? तो मम्मा को तुम बोलते मम्मा 90 में एसेट बेचा, 10 की एसेट बच गई। मम्मी बोलती हाय राम पप्पू पैदा हो गया घर में। ऐसा हो सकता है क्या? असेट 100 रुपए की है, तुमने 90 में बेच दिया, तो 10 रुपीज लॉस हुआ ना। कॉमन सेंस है ना सर, अगर लॉस हुआ तो लॉस कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना। और अगर ऐसा हुआ मम्मी 100 रुपए की एसेट दी, आपने 140 में बेच दी, मम्मी को आके रो रो के मम्मी पूछती क्या हुआ, तो तू मम्मी को मम्मी असेट नेगेटिव हो गई क्या करूं? अरे गधेड़े वो असेट नेगेटिव नहीं है, 100 रुपए की असेट थी, तुमने उसको बेच दिया 140 में, 40 रुपीज हो गया प्रॉफिट। Yes or no? So in the ledger account, whatever I am writing down here is very, very clear, sir. Come. Right? तो मैं आपको बता रहा हूं कि लॉस इधर क्यों आया और इधर प्रॉफिट क्यों आया। प्रॉफिट हमेशा लेजर अकाउंट में डेबिट में ही आएगा, बट जर्नल एंट्री जब होती है ना, सो प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड में और लॉस आएगा डेबिट साइड में। बट यही लॉजिक है ना, बच्चा एग्जाम हॉल में बैठे बैठे डिराइव करता है और बोलता है लॉस को तो सर ने बोला डेबिट बैलेंस होता है, तो फिर ये क्रेडिट में कैसे आ रहा है? गधेड़े बच्चे, ये लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, ये लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ये मशीन अकाउंट में, असेट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है। तो जब आप जर्नल करोगे तब लॉस को आएगा क्रेडिट बैलेंस और असेट को आएगा लॉस को आएगा, लॉस लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट लिखेंगे डेबिट साइड में। बट जब आप जर्नल कर रहे हो तो जर्नल में लॉस आएगा डेबिट साइड में और प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड में। ये भी चीजें आपको बताऊंगा बहुत इत्मीनान से। अब कैश ऑब्लिक बैंक, ये वाली कौन सी वैल्यू है? सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट राइटिंग डाउन अलोंग विथ मी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये लेजर अकाउंट आपने बना लिया होगा, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। नहीं बनाया हो तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, मतलब इसकी फोटो खींच लो, जल्दी से फुर्ती से एक बार फोटो खींच लो, तैयार हो जाइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। टनक 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 टाड़ा, फोटो खींच ली, ऑलराइट। सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूं डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। वाओ, इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। Entry should be depreciation account debit.
टू फिक्स्ड असेट अकाउंट. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट. इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. इसमें कोई भी कैश नहीं जाती है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं. डेप्रीसिएशन की एंट्री तो हो गई. अब सेकंड एंट्री के बारे में बता रहा हूं. सुनिए तो सही. हाँ जी सुनिए. डेप्रीसिएशन is provided or is calculated is the right word. Is calculated with various methods like SLM. उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, SLM. फिर सम ऑफ डिजिट्स मेथड, फिर मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, SLM, sum of digits method, machine R method, production unit method, and can I not say WDV method, that is RBM method भी बोलते हैं, reducing balance method. फिर प्रोडक्शन के बाद में एक और है डिप्लीशन मेथड. मुझे जहां तक पता है इतने ही मेथड आपको डील करने हैं और ये सारे के सारे आसान हैं. तो इससे हम एंट्रीज नहीं चेंज होती, हमारा सिर्फ डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट होता है. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट मतलब कितनी अमाउंट की एंट्री करना है वो कैलकुलेट होगा, अलग अलग मेथड के हिसाब से करना है. राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट की तरफ रुक करते हैं. तीसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑलवेज फॉर कंप्लीट पीरियड. इन द ब्रैकेट लिखूंगा, जनरली फॉर 1 year except when it is purchased in between the year. When it is purchased in between the year. And दूसरा वाला है when it is sold in between the year. बेटा जी प्रत्येक असेट को आप डेप्रिशिएट करेंगे पूरा का पूरा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज यूज्ड और नॉट. सिर्फ 2 सिनारियो में आप उसकी प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. राइट. जब असेट को बाय किया गया इन बिटवीन द ईयर कहीं पर भी, या असेट को सेल किया गया इन बिटवीन द ईयर. राइट. मैं अभी आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं. राजा बेटा जी, मेरी एक चेयर है, वो मेरे ऑफिस में है. राइट. मेरे ऑफिस में वो चेयर एकदम आसानी से ऐसे घूम कर बैठी हुई है, ऐसे इतने दिनों से अंगड़ाई लेकर बैठी हुई है ऐसी, और बोलती कि मेरे पर कोई आकर बैठता ही नहीं. अभी कौन जाकर बैठेगा, मैं तो इधर हूं, मैं जाके बैठता नहीं. तो अब तुम मुझे पूछोगे कि सर वो जो चेयर ऐसे कर बैठी हुई है, ऐसे कर बैठी हुई है, उसके ऊपर कोई नहीं बैठता, तो क्या सर वो चेयर डेप्रिशिएट नहीं होगी? बात कर रहा हूं कि चेयर डेप्रिशिएट होगी. क्यों राजा बेटा जी, ये चेयर इस साल में बाय नहीं की गई, लॉकडाउन की वजह से उधर मैं जा नहीं पा रहा हूं, मैं बैठता नहीं हूं, वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही. सो वो चेयर को फिर भी हम डेप्रिशिएट करते रहेंगे. राइट. बट ऐसी कोई चेयर जो साल के बीच में कभी तो भी लूं, तो साल के जिस समय मैंने बाय की वहां से लेकर ईयर एंड तक डेप्रिसिएशन आएगा. सो कैन आई नॉट से टन 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 टन, सपोज ये 1 तो सपोज मान लो ये आएगा 1/1/2021 और ये आएगा 31 दिसंबर 2021. मैंने असेट को बाय किया 1/5/2021 को. तो बेटा जी आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा सिर्फ पहले साल के लिए प्रोपोर्शनेट. उसके अगले साल इट विल बी ऑलवेज फुल ईयर. तो मतलब बिफोर इंस्टॉलेशन, ये यहां पर इंस्टॉल किया, राइट. इंस्टॉलेशन डेट से लेकर ईयर एंड तक आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे. हैप्पी. बट यदि मैं आपसे बताऊं टुंग 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 टुंग, ये असेट को मैंने सेल कर दिया, मान लेते 1/1
2030 से लेकर 31 दिसंबर 2030 और मैंने इस असेट को यहां पर बेच दिया 2030 में, राइट। और तब तक तुम भी बुढ़े हो जाएंगे, कुछ की तो शादी भी हो जाएगी तब तक, है ना? हाँ, कुछ की तो शादी हो ही जाएगी पक्के से। तो ये वाला जो पीरियड है इसका डिप्रिसिएशन कराएंगे, दैट इज टू फ्रॉम स्टार्ट से लेकर डेट ऑफ सेल तक। और जब परचेस करते हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस से लेकर ईयर एंड तक का आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई और आपने चीज लिख ली। तो सिर्फ 2 सिनारियो में आप डिप्रिसिएशन यू आर गोइंग टू चार्ज इट proportionately, otherwise depreciation will always be charged for the complete 1 year. Say ho. Oh. सर आप दिख नहीं रहे हो, मैं तो पूरा का पूरा इधर हूं, ये देखो। अरे तेरे को 2030 में नहीं दिख रहा हूं मैं? अरे इतना जल्दी मार रहा है कमीने, मैं जिंदा रहना चाहता हूं भाई, ऐसा कौन करता है भाई? अरे राम, 2030 में मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? ये बजाज जी ने क्या बोल दिया? सर हम 2030 में बुढ़े हो जाएंगे क्या? राशि तू फिर जिंदगी जी नहीं अभी तक तू तू डायरेक्टली बच्चे से बुढ़ी हो जाएगी। हाँ, बीच की जिंदगी जो है ना वो बहुत प्यारी जिंदगी होती है बेटा, उसको जिया कर, उसके बारे में भी सोचा कर। राइट, ऑल राइट। सो आशा करता हूं कि ये सब चीजें हो गई आपकी लिखकर। अंडरस्टूड बोल रहा है। अब सुन, तो बेटा जी एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? विच मेथड? एसएलएम। एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे होगी? ठीक है, तो एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे होगी? तो मान लेते हैं इसमें आपको कुछ चीजें समझ। अच्छा, बिफोर अंडरस्टैंड फॉलोइंग थिंग्स, अंडरस्टैंड फॉलोइंग थिंग्स, अंडरस्टैंड फॉलोइंग थिंग्स। First one, A, cost of the asset, cost of asset, okay. दूसरा B, understand life of asset, ये समझना जरूरी है। तीसरा understand cost हो गया, life हो गया, और क्या? scrap value of the asset, ठीक है। Then understand D, WDV, that is written down value, या I'll say book value, written down value, और I will say book value, ये भी समझना पड़ेगा ना आपको, written down value और book value। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। सर अब शादियों में आना हम सबकी। अच्छा ठीक है बेटा, आऊंगा बेटा, आऊंगा। आंखों में पानी आ गया बेटा आज तो, क्या इनविटेशन दिया है तूने। गुड, अभी सीए कर ले बेटा, अगर ये सब हो गया होगा तो तुम्हारे। तो सुनो अभी इधर, कॉस्ट ऑफ द असेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ द असेट के अंदर मैं आपको बताता हूँ 2 चीजें होती है। एक न्यू असेट बाय की, न्यू असेट बाय की तो हम बोलेंगे परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, राइट। फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो गया, परचेस प्राइस हो गया, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो गया। फिर इधर हम लिखेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही बता रहा हूं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ओके। इन सबको ऐड करने के बाद में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट, ये मिलेगा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। क्या बोलती है छोरी? हम सर देखो तो कितनी जल्दी है, मतलब कि सब डिसाइड किया है इस शादी के बारे में। राशि तू पीछे मत रहे, नलायक, सीख उससे, गधेड़ी। और मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलने वाला हूं, मैं मेरा मुंह बंद कर रखा हूं। ये नए बच्चे जो है ना वो भाई साहब कौन सी दुनिया के भगवान जाने। न्यू एसेट, न्यू एसेट के बाद में दूसरा वाला आइटम है, उसके बाद में हम कहेंगे ओल्ड एसेट हमने बाय किया। ओल्ड एसेट भी बाय करते ना,
जैसे ओल्ड कार बाय की, ओल्ड स्कूटर बाय किया, ओल्ड एसेट बाय की, राइट। सो जो अगर मान लो ओल्ड एसेट बाय किया तो हम क्या लिखेंगे, उसका परचेस प्राइस, राइट। ओल्ड घर बाय किया, सेकंड हैंड घर बाय किया, राइट, परचेस प्राइस। हम इसके अंदर लिखेंगे एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। फिर एड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। फिर ऐड हम करेंगे इसके अंदर, सुन रहे हो ना बराबर से, रिपेयर बिफोर इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स बिफोर इंस्टॉलेशन। मतलब अगर मान लो कोई आपने एसी बाय किया है तो तुम बोलते हो कि यार एसी को थोड़ा सा रिपेयर करा लेते हैं और उसके बाद में इसको इंस्टॉल करा देंगे, सेकंड हैंड अगर एसी बाय किया तो, राइट। सो रिपेयर्स बिफोर इंस्टॉलेशन शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट। और ध्यान रहे इधर रिपेयर्स ऐड नहीं होंगे, रिपेयर्स कैन नॉट बी एडेड ईयर, रिपेयर्स आर ओनली एडेड ईयर, क्योंकि बेटा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई। बट ये ओल्ड असेट जब बाय करते हो तब, न्यू असेट जब बाय करते हो तब ऐड नहीं करना है। मतलब इफ यू आर बाइंग अ प्रीवियसली यूज्ड असेट तो उसके अंदर ये सब चीजें कर सकते हो। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करो, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड करो एंड रिपेयर्स बिफोर इट इज पुट टू यूज, राइट। अब बेटा जी न्यू असेट में रिपेयर्स कहां जाता है, रिपेयर्स गोज टू दी पी एंड एल अकाउंट। आशा करता हूं कि आपको ये बात ऑलरेडी पता है। तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द असेट। किसी भी मेथड में कॉस्ट ऑफ द असेट यही है, एग्रीड, किसी भी मेथड में कॉस्ट ऑफ द असेट यही तो है। प्रिया अग्रवाल पूछ रही है दूल्हा डिसाइडेड है क्या? नहीं, प्रिया अग्रवाल की एक एजेंसी है, वो दूल्हा ढूंढ कर देती है। तो प्रिया अग्रवाल जी आप ढूंढ कर दीजिए, ठीक है। सब अपने ही मतलब घर में, मतलब क्या बोलते, ग्रुप में काम कराने का, पैसे बाहर नहीं देने का, मतलब अपने ही लोग अमीर हो इसके लिए। सो प्रिया अग्रवाल वी गिव दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस टास्क फॉर यू। मतलब कहां से काम शुरू हुआ था, कहां तक बात पहुंच गई है नलायको, राइट। गधेड़े बच्चों, मेरी शादियों में आना। मैं बोल रहा हूं कि 2030 में बुढ़े हो जाएंगे तो ये चालू हो गए, हमारी शादियां हो रही होंगी सर, शादी में आना। फिर शादी में आने के बाद में भाई आंखों में से पानी आ गया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नलायक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आप एजेंसी ले लो, करो वो काम। ये क्या बोलते हैं, अरे हमको भी बुलाओ, हम सबको आपकी शादी में डांस करेंगे, गाना भी डिसाइड करेंगे ग्रुप डांस के लिए। अरे भाई साहब इधर तो अभी तक पास हुए नहीं ये लड्डू बांट रहे। अरे तुम्हारे घर वालों को बुलाओ ना रे एक आध बार। अरे घर वालों को बुलाओ, तुम कैसी बातें करते मेरे साथ, मैं बताऊंगा। अरे घर वालों आओ, देखो इधर क्या बोल रहे तुम्हारे बच्चे। अरे तेरे को बात नहीं कर रहे, इधर शादियां हो रही है क्लास में। गधे कुछ भी बड़बड़ चलता है। अब मैं बोल रहा हूं लाइफ ऑफ द असेट। लाइफ ऑफ द असेट मतलब हसन भाई, अब अगर हाथ जोड़ रहा हूं, अब इसके आगे ना जाओ तो ही बढ़िया है, नहीं तो लेक्चर को समाप्त करना पड़ेगा उसके पहले। सुनो, एक्चुअली ये सब कर लो पहले। लाइफ ऑफ द असेट का मतलब क्या है? लाइफ ऑफ द असेट मतलब बेटा जी क्या होता है कि कोई असेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो जब हम किसी असेट को कितने समय तक यूज कर सकते हैं, लाइफ ऑफ द असेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड नंबर ऑफ आवर्स। तो लाइफ ऑफ द असेट तुमको जो बचपन में बताया होगा कि सिर्फ ईयर में होता है, ऐसा नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि लाइफ ऑफ, राइट, लाइफ ऑफ कार कैसे है, तो कोई मुझे बोल सकता है इन द नंबर ऑफ ईयर्स। टेलीविजन कैसा है, इन द नंबर ऑफ ईयर्स, एग्रीड। सो कैन आई नॉट से ईयर में लाइफ ऑफ द कार हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, एग्रीड। अब नंबर ऑफ यूनिट के केस में मैं आपको बताता हूं कि कौन सी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक असेट ऐसी लेते हो, राइट, प्रिंटर का ये अंदर नहीं होता क्या, वो क्या डालते प्रिंटर के अंदर, अरे तेरा काय म्हणतात रे, कार्टेज, राइट, जिससे प्रिंटिंग होती है, जिसमें शाई होती है। तो आप उसको कितने प्रिंट करोगे उसके बेसिस पर उस प्रिंटर की लाइफ डिसाइड होती है, राइट। तो आप, आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टूड और नॉट, कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर में तुम देखते नहीं हो कि ऐसी ऐसी मूर्तियां होती है, तो वो मूर्तियां इंसान नहीं बनाता है, वो प्रिंट की जाती है बाय CNC मशीन, बाय 3D मशीन, राइट। बट बेटा जी उसको प्रिंट करने की एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी, राइट। सो उसको बोलते हैं कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे। या अगर मैं बताऊं कि प्रिंटर है, सो प्रिंटर कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पाओगे, कितने साल की बात नहीं चलती वहां पर। सो आई वुड गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रिंटर।
राइट फिर उसके बाद में नंबर ऑफ आवर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्टर, महंगी महंगी लाइट्स, राइट जो डांसिंग लाइट्स नहीं होती क्या, वो डांसिंग लाइट्स कितनी देर चलेगी वो नंबर ऑफ आवर्स पर डिसाइड होती है। प्रोजेक्टर कितनी देर चलेगा वो लैंप के नंबर ऑफ आवर्स पर डिसाइड होता है। सो कैन आई नॉट से प्रोजेक्टर। सो बेटा जी इन केस में इनकी लाइफ इस तरीके से दी जाती है। तो जब आपको ये बात पता चल गई है तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि दिस आर कॉल्ड एज लाइफ ऑफ द असेट। सो लाइफ ऑफ द असेट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड नंबर ऑफ आवर्स। अब मैं आगे आपको बताता हूं स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट। मैं तुमको एक कहावत पूछता हूं, आम तो आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या है? क्या भारी बोला, आम तो आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कहावत, राइट तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। तुम तक मेरी बात पहुंचने में बहुत टाइम लगता है यार, तुम मुझसे बहुत दूर बैठे हो, राइट स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। तुम कितने दूर क्यों बैठते हो मुझसे, मुझे नहीं पता, बताओ ना जल्दी से, सुना करो, बताया करो जल्दी से, क्यों? टन 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 टार। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट्स, आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या है? तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब मैं लिख देता हूं जब तक तुम्हारा आंसर आता है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन असेट मींस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन असेट, क्या बात है, आंब्या बरोबर कोईची वैल्यू, कोई मतलब क्या उसकी गुठली, उसकी भी वैल्यू, आम के भी दाम गुटली स्क्रैप के दाम, क्या बात है, आम के भी दाम और गुटली स्क्रैप के दाम। पर मुझे ये पता है क्या कहावत ही गलत लगती है, बहुत गलत लगती है, मैं आपको खुद बताऊंगा क्यों। आम की भी दाम गुटली स्क्रैप के दाम, अरे वाह, आम की भी गुटली के भी पैसे गिनते हैं, राइट ये सब बकवास है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं आम किसी से खरीद के लाया, राइट मैं किसी से आम खरीद के लाया, राइट तो सामने वाले को तो सिर्फ आम के ही पैसे मिले, मैं वो आम लाया, मैंने घचागच खाया, अब गुठलियां थोड़ी ना लौटाने जगह, मैंने ये कहावत सुनकर वो सारी गुठलियां ले गया उसके पास और मैंने बोला ये ले, मारा मेरे को और भगा दिया वहां से। बट एनी विच वेज तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही है, मैं तो सिर्फ आपको ये प्रूव कर रहा था कि वो कहावत भी सही नहीं है, आज के जमाने में सही नहीं है, पुराने जमाने में हो सकता है। सो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट इज द वैल्यू रिकवर्ड आफ्टर sale of an asset at the end of its useful life, at the end of its useful life, राइट सो अब मैं आपको बताता हूं स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, बेटा प्लीज समझने की कोशिश करो। ये एसेट है, ये एसेट है, राइट ये मैंने बाई की 2021 में, और ये एसेट को मैं बेच सकता हूं 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी और 2026 में भी। यहां पर उसकी लाइफ खत्म होती है, खत्म, टाटा बाय बाय, इधर उसकी लाइफ खत्म होती है। अब बेटा जी इसको सेल तो मैं यहां पर भी कर सकता हूं, यहां पर भी कर सकता हूं, यहां पर भी कर सकता हूं। तो बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो, स्क्रैप वैल्यू इज नॉट द सेल वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। स्क्रैप वैल्यू पॉइंट ऑफ टाइम, स्क्रैप वैल्यू ये सेल वैल्यू किसी भी समय की नहीं ले सकते। कौन सी वाली सेल वैल्यू लेनी है? वो वाली सेल वैल्यू लेनी है जो रिकवर होगी जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ये बहुत बड़ो इंपॉर्टेंट है, ये सीए का कोर्स है बाबू। इसके अंदर एक बार एक एग्जामिनर ने ऐसे बच्चे को ना चमका दिया। वो एग्जामिनर ने क्या पूछा कि भाई जी एन असेट इज परचेज फॉर 50 lakhs एंड एट द एंड ऑफ 4th year इट कैन बी सोल्ड एट ₹9 lakh, एग्रीड। और फिर उसके बाद में बताया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो उस पुट्टे ने क्या किया, बेचारे गरीब आदमी ने, उसने कॉस्ट लिया, कॉस्ट में से माइनस किया क्या, स्क्रैप वैल्यू जो भी दिया था 4 साल के बाद में, और डिवाइड बाय 4 years कर डेप्रिसिएशन निकल गया और बैंड बज गई। वो आंसर गलत है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इज नॉट आफ्टर द 4th year, इट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो कितना रुपया रिकवर होगा, वो वाली चीज को हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। आशा करता हूं कि ये बात आपके दिमाग में, जहन में और माथे में घुस गई है। यदि ये बातें जहन में, माथे में घुस गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं और अभी आपको बताता हूं कि क्या। तो आपको मैंने ये चीजें बताई कि आपको आपके लाइफ में ये 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, व्हाट इज द लाइफ ऑफ द एसेट, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। अब एकदम सिंपल है हमारा तरीका, हम क्या करेंगे, देखिए हम ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट है 5 लाख, एग्रीड।
ऐड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, मैं बोल दूंगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, मैं बोल दूंगा 1 लाख, राइट। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट होगी 6 लाख। कॉस्ट ऑफ असेट 6 लाख समझ में आया? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड चीज क्या है, एक बार आपको कॉस्ट ऑफ द असेट मिल गया, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपको कॉस्ट ऑफ द असेट मिल गया, देन नाउ यू नीड टू हैव सेकंड पॉइंट, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ आई विल राइट डाउन इट इज 50,000। फिर मैं सेकंड पॉइंट बोलूंगा यूजफुल लाइफ कितनी है, सो आई विल राइट डाउन 5 years। आई विल राइट डाउन 5 years। ओके, तो अभी आपको ये डेटा मिल गया। सो कॉस्ट ऑफ द असेट क्या होती है, ये सभी बच्चों को पता चल गया कि सर इस तरीके से कॉस्ट ऑफ द असेट निकाली जाती है। दूसरी चीज बेटा जी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ये होना चाहिए। सो इट इज 50,000। और उसके बाद में बेटा जी यूजफुल लाइफ दे रखी है 5 years। मैं अभी आपको पहला वाला मेथड समझा रहा हूं, एसएलएम मेथड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन पर एनम, डेप्रीसिएशन पर एनम अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, राइट। सो कॉस्ट कितनी है बेटा जी, 6 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5 years। तो अगर मेरे राजा बेटा जी आप समझ रहे हो, तो 5,50,000 डिवाइड बाय 5 years and your depreciation will happen to 1,10,000 per annum. Depreciation will happen to be what? 1,10,000 per annum. अब इसके अंदर हम इसका प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आता है। तो बेटा जी एक चीज आपको समझ में आई कि कॉस्ट क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ होता है। यूजफुल लाइफ 5 साल दे रखी है, और बेटा जी आपको ये भी दे रखा है। अब इसके बाद में अगर मैं आपको कहूं कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम में परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। तो बेटा जी डेप्रिसिएशन कितनी है, तो आई विल से इट इज 1,10,000, 1,10,000 डिवाइड बाय द कॉस्ट ऑफ द असेट इज राइट 5,50,000। ए चुप झंपिया, 6 लाख कुछ भी बोलता है वो। कॉस्ट ऑफ द asset is 6 lakh, not 550, 100. Okay. So now when I have to calculate the depreciation, I'll say 1,10,000 divided by 6 lakh into 100. ओ बाबूड़ा, ये परसेंटेज कितना आ गया, 18.33%। 18.33%। 18.33%। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, जल्दी से मुझे बताओ। तो अगर कोई परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहा है एसएलएम का, तो इस तरीके से होता है। कोई फॉर्मूला बेस पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला बेस ये है, राइट। एग्जाम में ध्यान में रखना कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अगर दिया तो वो ज्यादा सही तरीका है, ऊपर वाले मेथड से कैलकुलेट नहीं करिएगा, क्योंकि बेटा जी उसमें स्क्रैप वैल्यू में वो आदमी आपको उल्लू बनाता है। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ नहीं देता है, स्क्रैप वैल्यू देता है 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, कभी की भी वैल्यू देगा। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि अगर एग्जाम में दोनों में से आंसर निकलता है तो परसेंटेज मेथड को ज्यादा वैल्यू दो, राइट। और आपको और एक चीज बता दूं कि बेटा जी अगर मान लेते हैं कि आपको पूरा डिटेल्स दिया गया तभी पहला वाला मेथड यूज करना, अदरवाइज दूसरा वाला मेथड यूज करना। तो परसेंटेज आप सभी को पता चला, बस ध्यान रहे इधर एक ढक बनाकर लिख देता हूं, बारिश आ रही है ना पुणे में, इसलिए इधर ढक बना रहा हूं। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज वर्क ऑन, वो कभी भी डेप्रिशिएबल अमाउंट पर काम नहीं करेगा। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज नथिंग बट डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये जो है ना कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। कितना अमाउंट डेप्रिशिएट हो सकता है मैक्सिमम, उसको डेप्रिशिएबल अमाउंट बोलते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज मैक्सिमम डेप्रिसिएशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड। सो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट है। सो प्लीज इतनी बात ध्यान में रखना, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज वर्क ऑन कॉस्ट, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ द असेट ली जाती है।
ये लिख लिया पिल्लो? ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा बेटा ध्यान से सुनना, मैं एसएलएम मेथड नहीं, ये सभी मेथड के बारे में सिखा रहा हूं, सिर्फ एसएलएम के बारे में नहीं, मैं सभी मेथड के, बट एसएलएम मेथड का एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा, एसएलएम का एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, बट समझा रहा हूं सभी मेथड के बारे में, राइट? बात क्लियर हो गई ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, और प्लीज आना इसमें मेरी जान मत खाना आगे। मैं बोल रहा हूं एसएलएम मेथड को लेके समझा रहा हूं, बट हर एक के एंगल में ये एप्लीकेबल होगा। तो मान लेते कॉस्ट है 6 लाख, राइट, लेस depreciation at the rate of 18.33%। ओके, तो ये आ रहा है 1,10,000, ये मैंने माइनस किया, तो बेटा जी मेरी WDV आ जाएगी, या इसको हम कहेंगे बुक वैल्यू, राइट? सो 6 लाख माइनस 1,10,000 विल बिकम 4,90,000। फिर हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे एट द रेट ऑफ 18.33%। बेटा जी ये 18.33% विल ऑलवेज बी ऑफ द कॉस्ट। नहीं राशि जैन, गलत है। अगर 4 साल के बाद में स्क्रैप वैल्यू दी है तो हम डेप्रिसिएशन निकाल ही नहीं सकते फॉर्मूला मेथड से। हमें स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ही देनी चाहिए उन्होंने, क्योंकि अगर यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स के हिसाब से उस केस में वो आपको परसेंटेज देंगे, उस केस में आप परसेंटेज लगाकर बात खत्म कर दो। तो इधर भी हो जाएगा 1,10,000 लेस, तो ये आ जाएगा फिगर 3,80,000, और इसको मैं बोलूंगा WDV या बुक वैल्यू, और लेस करूंगा बेटा जी डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 18.33%। तो बेटा जी मैं बोल दूंगा इट विल बिकम 1,10,000, तो ये वाली रकम आ जाएगी 2,70,000। बेटा जी अब समझने की कोशिश करो, इसको जो हम बोलते हैं, किस चीज को मैं आपके सामने करता हूं, 1 2 3, इन तीनों चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? बुक वैल्यू। ये पता होना जरूरी है, बुक वैल्यू, या हम इसको ये भी बोलते हैं कि WDV, हमारे बुक्स में उसकी वैल्यू क्या है। दूसरा, ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट, और ये जो है इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य यह है, स्क्रैप वैल्यू यहां पर कभी भी नहीं दिखेगी और यूजफुल लाइफ यहां पर कभी भी नहीं दिखेगी। ये दोनों चीजें यहां पर नहीं दिखती है आपको। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो किसी भी मेथड में आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? कॉस्ट दिखेगा, डेप्रिसिएशन पर एनम दिखेगा, और बेटा जी आपको मिलेगी बुक वैल्यू और WDV ईच ईयर। एग्रीड? ऑल राइट। अब मैं आपसे दूसरी बात बताता हूं बेटा जी, इसके बाद में सपोज मैंने असेट बेच दी, असेट बेचते वक्त मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 18.33% फॉर 4 मंथ्स। अब आप बोलेंगे 4 मंथ्स क्यों? क्योंकि बेटा मैंने 4 महीना यूज कर असेट को बेच दिया। तो क्या काम, जब भी एसेट को सेल करेंगे तो पहला काम करेंगे डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल। पहले क्या करोगे उसके अंदर? लेस। कभी भी एसेट को बेचना है तो पहले डेप्रिसिएशन पर एनम सेल कर, सॉरी, फॉर प्रोपोर्शनेट पीरियड लेस करना है। मैं बोल रहा हूं अज्यूम करो, राइट, कि 4 महीने बाद बेच दी, मैंने बताया ना 4 महीने बाद बेची, तो 6 लाख इंटू 18.3333333333 तो बेटा जी आ जाएगा, अच्छा ये आया 1,10,000, 1,10,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, 4 महीने का डिप्रिसिएशन। तो कैन आई नॉट से 36,667, ये माइनस करेंगे तो बेटा जी ये आ जाएगा WDV और बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल। तो कैन आई नॉट से 2,70,000 माइनस 36,667, सो माई आंसर इज 2,33,333। अब इसको कंपेयर करना सेल वैल्यू के साथ, सेल वैल्यू के साथ। सेल वैल्यू अगर मान लेते हो गया इसका 2,50,000 तो क्या होगा, और यदि सेल वैल्यू हो गया 2 लाख तो क्या होगा? तो राजा बेटा जी इसका आंसर सिंपल है, इफ सेल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू यू विल हैव अ लॉस, अगर सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू देन यू विल हैव अ प्रॉफिट। सो पहले वाले, सेकंड वाले केस में देयर इज अ लॉस। लॉस कितने का आएगा बेटा जी? 33,333, और 2,50,000 माइनस 2,33,333। So can I not give you the answer? Ay, mama, 2,50,000 minus 2,33,003. So 1,667 is this case. There is a profit. 1,667.
हैव यू ऑल अंडरस्टूड? So sale value is greater than the book value, you will have a profit. Sale value is lesser than the book value, you will have a loss. Agreed? जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तो यदि अगर मैं आपको इधर बताऊं कि अगर सपोज हमने एसएलएम की जगह पे डब्ल्यूडीवी मेथड होता तो बेटा जी डेप्रिसिएशन का सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, या अमाउंट चेंज होगा, बट सभी के फॉर्मूलाज यही है. सो अगर कोई मुझे पूछे कि बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी क्या है, तो बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी का मतलब यह है कि इट इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. कॉस्ट माइनस, जब आप पूरा का पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते चले जाते हैं, जितने साल आपने उसको डेप्रिशिएट किया उतना डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, तो आपको क्या मिल जाता है? बुक वैल्यू. सो बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है. बुक वैल्यू ये कॉस्ट से डिराइव होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट से नहीं. एग्रीड? दूसरी चीज, जो कॉस्ट है उसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. कॉस्ट मतलब किसी भी मेथड में अगर आप जाएंगे तो कॉस्ट विल रिमेन द सेम. इट इज परचेस प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस एनी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस वगैरह, मतलब इंस्टॉलेशन करने तक का जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा ऐड हो जाएगा. आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई. और राजा बेटा जी, अब मुझे आप सभी लोगों के साथ में डील करना है, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको ये वाली चीजें तो आती है. कौन सी वाली चीजें आती है? कि एसएलएम मेथड क्या है, डब्ल्यूडीवी मेथड क्या है, राइट? अगर नहीं आती है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में समझाते जाऊंगा, बट आपको ये चीजें अभी क्लियर हो गई ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं, राइट? सो यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज आ जाइए ना क्वेश्चन नंबर 1 के पास. मैं कब से खड़ा हूं तुम्हारे इंतजार में. भैया जी भैया चुरा के नहीं जाना. क्वेश्चन नंबर 2 के पास हाजिर हो. और सुनो ना, अगर नहीं समझे तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है? क्योंकि बेटा जी मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको आता है इतना, बट अगर ऐसा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बस पूछ लेना, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है ना? सो आप मेथड नंबर 2 के पास, मेथड नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ जाओ. आ जाइए ना प्लीज, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपके. राइट? Are we ready? Question number 2. ठीक है, एकदम शांति से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है. तो सुनिए, मेसर्स ग्रीन चैनल परचेस्ड अ सेकंड हैंड मशीन. ओ ऐसी आंखें बड़ी करो, कैसे ऐसी ऐसी आंखें बड़ी करो. सेकंड हैंड मशीन क्यों आंखें बड़ी की, बताओ मुझे, तुमको क्या समझ में आया? व्हाई हैव यू इंक्रीज द साइज ऑफ योर डोळे? ऑलरेडी एवढे मोठे मोठे डोळे आहेत तुझे, का व्हाई डिड यू इंक्रीज योर डोळे? तो आई एम सेइंग कि सेकंड हैंड मशीन ऑन 1st Jan 2015 फॉर ₹1,60,000. ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस अमाउंटेड टू 40,000. तो इस असेट की वैल्यू हो जाएगी राजा बेटा जी, इट इज 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए हो जाएगा. ठीक है? सो कैन आई नॉट से अनदर मशीन, ये फर्स्ट मशीन हो गई, और अनदर मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹80,000 ऑन 1st July 2015. ओ बाबूडा, ये दूसरा मशीन हो गया, सेकेंड मशीन. 1st July 2017, the machine installed on 1st Jan 2015 was sold for ₹1 lakh. 1 जुलाई 2017 की बात है, जो 2015 जनवरी में इंस्टॉल की गई थी उसको सेल कर दिया है. जैसे जिस आदमी को यहां पर आना है उसको जाना भी है, वैसे जिस असेट को बाय करना है उसको सेल भी करना है, उसको स्क्रैप भी करना है. उसी दिन हमने एक अनदर मशीन अमाउंटेड टू 30,000 वॉज परचेस्ड एंड वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 30th September 2017. हमने एक और मशीन बाय की. तो ये है हमारे घर में आने वाली तीसरी मशीन, राइट? ये पहली भौजाई, ये दूसरी भौजाई, ये तीसरी भौजाई, या ये पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर. वाओ, आगे बढ़ते हैं. Under the existing practice, the company provides depreciation at the rate of 10% per annum on original cost. However, from the year 2018, it was decided to adopt WDV method and to charge depreciation at the rate of 15% per annum. You are required to prepare machinery account for the year 15 to 18. ये आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा भारी क्वेश्चन है, राइट? बहुत प्यारा क्वेश्चन है. तो आई होप यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो सुनिए,
जब भी आपको असेट बाय कर कर बोले तो उनके जितने असेट्स बाय किए उतने कॉलम हो जाने चाहिए। तो बेटा जी कैसे कॉलम बनते हैं एक बार सभी लोग देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, जो लिखेगा राइट उसको काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। राइट, ये 1 जनवरी 2015, फिर राजा बेटा जी ये 1/7/2015, और फिर यहां पर आएगा दूसरा वाला बाय किया गया एंड इंस्टॉल्ड 30 सितंबर 2017। तो हम इधर हेडिंग क्या लिखेंगे, परचेस्ड ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक पेज की वर्किंग नोट चलेगी, तो हम क्या लिखेंगे, मशीन परचेस्ड। मशीन परचेस्ड एकदम इत्मीनान से लिखने का। कब, 1/1/2015 के दिन। जब 1/1/2015 के दिन बाय किया तो हम कितना लिखेंगे, 160 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 लाख। राइट, अब डेट वाइज जाइए, डेट वाइज जाइए, जल्दबाजी मत करिए। ईयर एंड है 31 दिसंबर, ईयर एंड है 31 दिसंबर। राइट, सो बेटा जी हम यहां पर करेंगे मशीन परचेस्ड, हम डेट वाइज जा रहे हैं, मशीन परचेस्ड ऑन व्हाट डेट, 1/7/2015। और राजा बेटा जी मैं इसकी वैल्यू ठोक दूंगा कितनी, 80,000। अब हमें इधर क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंटेज है बेटा जी, कैन आई नॉट से 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बेटा जी जो फर्स्ट असेट है उसके ऊपर पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा और वो आएगा 20,000 लेस। बट जो दूसरी वाली असेट है बेटा जी उसके ऊपर पूरे 12 महीने का नहीं आएगा, सिर्फ 6 महीने का आएगा, और 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा जी, 4,000, क्योंकि बेटा जी 10% के हिसाब से 8,000 होता है। सो बेटा जी हमें 6 महीने का करना है तो सिर्फ 4,000 लेस होगा, और जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000, और ये आ जाएगा 76,000, और ये यहां कुछ नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा सर, अभी जन्मा ही नहीं है असेट, अभी तक तो बाई नहीं किया है, तो ये आ गया। सो कैन आई नॉट से दिस इज कॉल्ड एज WDV एज ऑन 31 दिसंबर 15। एग्रीड। अब गाड़ी हम चलाते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, आप यहां तक लिख कर आ जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज राइट इट डाउन सो फार, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 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 चलो, गांव वालों जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इसको।
डन डन। ऑलराइट, लेट्स गो ऑन। अब हम यहां पर करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ध्यान रहे बेटा जी ओरिजिनल कॉस्ट पर। ये वाला 4000 इसलिए आया था क्योंकि सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन किया था, जहां पर मेरा कर्सर है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हम यहां पर डेप्रिसिएशन करेंगे तो ये आएगा 20,000 ही, और ये आएगा ससुरे 8,000। और जब हम इसको लेस कर देंगे तो राजा बेटा जी आप मेरे साथ ही कर रहे हो, ऐसा अपेक्षा करके चल रहा हूं। 180 माइनस 20,000 1,60,000। एकदम इत्मीनान से लिखने का। ये आया WDV एज ऑन 31 दिसंबर 16। जो अगला वाला साल है वो 2017 वाला है। अगला वाला साल जो है वो 2017 है, और 2017 में एक नई एसेट को बाय भी किया गया और पुरानी वाली एसेट को बेचा भी गया है। सो ये 160 आ गया। और इधर बेटा जी 7,60,000 76,000 भाई, 76,000 में से 8,000 लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा 68,000, और यहां पर ये नील। फिर हम क्या करेंगे, हमारी एसेट को बेचा गया है। देखो क्या लिखा है, 1 जुलाई 2017 की बात है। द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 2015 was sold for ₹1 lakh. So राजा बेटा जी कैन आई नॉट से आई विल प्रोवाइड ईयर डेप्रिसिएशन, प्लीज पूरी क्लास का ध्यान इधर, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 months। आप पूछेंगे 6 महीना कहां से आया? 6 महीना कहां से आया मतलब क्या है? बहुत ही आसान है। 6 महीना कहां से आए तुम पूछेंगे ना, तो मैं बोलूंगा बहुत ही आसान है भाई जी। आपका दिसंबर 2016 से लेकर 1 जुलाई 2017 तक कितना महीना हो जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना हुआ ना। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन बेटा जी एसएलएम से करेंगे तो 10,000 आएगा। राइट, ये पहले लेस करेंगे। इधर 6 महीने का अभी नहीं करना है क्योंकि बेटा जी एसेट कोनो सिर्फ एक ही बिका है, ये 10,000 लेस हो जाएगा। फिर बेटा जी हम यहां पर करेंगे लेस सेल वैल्यू। सेल वैल्यू 1 लाख। मैं पूछूं आपसे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप बताइए ना। 160 में से 10,000 माइनस हो गया और 1 लाख भी माइनस हो गया। सो आपको क्या लगता है, ये प्रॉफिट आया कि लॉस हुआ है? ये आया लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना आ जाएगा राजा बाबू? 160 माइनस 10 माइनस 1 लाख। ये तो पूरा का पूरा ससरा 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, एक्वायर्ड, राइट, मशीन परचेस्ड। मशीन परचेस्ड कौन सी तारीख को? कौन सी तारीख? 30 सितंबर 17। 30 सितंबर 17 मेरे पिया। तो 30 सितंबर 17 को हमने कितने की एसेट बाय कर ली? कैन आई नॉट से 30,000 का बाय कर लिए है। अब बेटा जी मैं हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि लेस डेप्रिसिएशन, ये जो 68,000 की एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? राइट, मुझे बताइए एट द रेट ऑफ 10% कितना आएगा, और जो दूसरी वाली एसेट है उस पर कितना आएगा? पहली वाली एसेट पर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं आना अभी, दूसरी वाली एसेट पर कितना आएगा और पहली वाली एसेट पर कितना आएगा? एक बार दम लगाकर बता दियो तो हम तुम्हारी बात का सम्मान करेंगे, और जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या करेंगे। जैया जी भैया छुड़ा के नहीं जाना हो, आना जी आना। वेरी गुड, 8,000 आएगा तो मैं लिख देता हूं 8,000, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो एसेट बेची नहीं है। और दूसरी वाली एसेट का क्या है बेटा जी? 30 सितंबर को खरीदा है, दिसंबर तक का 3 महीना होता है। सो 30,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो कैन आई नॉट से इट इज 750। तो ये डेप्रिसिएशन लेस होगा 750 और ईयर, ये लेस होगा 8,000। तो राजा बेटा जी अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60,000, और 30,000 माइनस 750 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 29,250। हम क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे WDV एज ऑन 31 दिसंबर 17। ठीक है, 31 दिसंबर 17। वेरी गुड, यू हैव डन वेरी करेक्टली। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ पॉज। एक पॉज लेना है यहाँ पर। सारे नालायक बच्चे पॉज लेंगे। गधेड़े बच्चों में पहले ही बोल रहा हूं, सारे नालायक बच्चे पॉज लेंगे। कोई गधेड़ा बच्चा आगे भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा।
यहां तक आने के बाद में पॉज करोगे और फिर हम आगे बात करेंगे। हो गया क्या यहां तक? जल्दी से बताओ बाबू, कब से वेट कर रहा हूं मैं आपके इंतजार में, बैठे बैठे ही है ना, आधा टाइम निकल जाता है मेरा। ओके, तुमने पॉज कर दिया, वेरी गुड। सो सुनो अभी मेरी बात बेटा जी, इसके बाद में क्या हुआ है, प्लीज पूरी क्लास का ध्यान है। इसके बाद में क्या हुआ है? चेंज इन मेथड, चेंज इन मेथड, राइट, या चेंज इन स्क्रैप वैल्यू, या चेंज इन WDV या बुक वैल्यू। बेटा अब ये क्यों हो सकती है, इसके ऊपर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का चेंज, मेथड चेंज हो गया, आपकी स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गया, या फिर आपका मान लो क्या हो गया, WDV चेंज हो गया, तो बेटा जी उस केस में आप क्या करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल इधर के आगे क्या हुआ कि इधर इन्होंने बोला कि चेंज इन मेथड हो गया उदाहरण के तौर पर, और उसका रेट दिया है ससुरे हमको, कितना रेट दिया है बाबू? 15% वाला रेट दिया है कि नहीं दिया है? 15% का रेट दिया है सर जी, 15% का। तो क्या करेंगे मालूम है क्या आप? अभी तक आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे ना 80,000, अब भूल जाइए 80,000। SLM में जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, WDV मेथड में, RBM मेथड में, राइट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, ये जो 60,000 है इसके ऊपर 15% बना दीजिए, राइट। 60,000 पर 15% अगर अपन बना देंगे, सो 60,000 इंटू 15% कितना आ जाएगा बेटा जी? 9,000 ये आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन। और इस केस पर भी आप कितना लगा देंगे? 15% लगा देंगे। 29,250 इंटू 15%, तो बेटा जी कितना आ जाएगा ये? 4387.5, इसको 788 पकड़ लू गया, तो ये आई डेप्रिसिएशन। अगर हम देखेंगे तो इसको माइनस कर देंगे, 60,000 माइनस 9,000, पहली वाली एसेट तो चली गई है, सिर्फ दूसरी और तीसरी की बात है 51,000, और 29,250 माइनस कर देंगे 4388, तो आप कितना कर देंगे? 24,862। एग्रीड। अब अगली बार जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है WDV में, सो बेटा जी मैं क्या करूंगा, आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे इस अमाउंट पर। WDV में क्या है कि जो वैल्यू रिड्यूस होकर आती जाती है उसका परसेंटेज आप अप्लाई करते रहते हो, ओरिजिनल कॉस्ट पर परसेंटेज अप्लाई नहीं करते हो आप, यू स्टार्ट अप्लाइंग द परसेंटेज ऑन दी WDV। आई रिपीट, यू स्टार्ट चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑन दी WDV, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार। जब यहां तक बात आपको आ गई है तो मैं आपसे अगला निवेदन करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 60,000 की वैल्यू को अपवर्ड रिवैल्यू कर दिया जाए, इस स्क्रैप वैल्यू को अपवर्ड रिवैल्यू कर दिया जाए, हो सकता, मतलब स्क्रैप वैल्यू ने WDV को अपवर्ड रिवैल्यू कैसे? देखो आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड क्वेश्चन नंबर 3, मैं ओरली पढ़ रहा हूं आपके लिए। थर्ड में क्या लिखा है इधर देखिए, इतनी सी लाइन पढ़ देंगे तो चलेगा। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द मशीनरी वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड्स बाय ₹40,000, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 8 ईयर, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 5th ईयर, ऐसा बोल रहे हैं। सो राजा बेटा जी असेट की वैल्यू भी तो बढ़ सकती है, तो मान लो इसकी असेट की वैल्यू 60,000 की जगह पे बढ़ाकर उन्होंने बोल दिया कि हम 40,000 से बढ़ाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 लाख। एक उदाहरण दे रहा हूं, 1 लाख, और इसके ऊपर लग जाएगा आपका डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, बात खत्म, 15,000। बेटा जी जब कभी भी मेथड चेंज हो, यूजफुल लाइफ चेंज हो, कॉस्ट चेंज हो, किसी भी प्रकार का चेंज जिस दिन हुआ उसके आगे से इफेक्ट देना शुरू कर दीजिए, जिस दिन हुआ उसके आगे से इफेक्ट देना शुरू कर दीजिए, पीछे जाकर कुछ चेंज नहीं कर सकते। सो अभी 60,000 में तुम बोल रहे रिवैल्यू करना, हम बोलेंगे कर दिया रिवैल्यू, तो बढ़ा दिया उसको, अब रिवैल्यू कर दिया, अब वो बोलेंगे SLM यूज करो, तो ठीक है, उसके ऊपर रेट लगाकर डेप्रिसिएशन निकाल दो, या वो आपको बताएंगे कि कितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, उसके बेसिस पर आप यूजफुल लाइफ के बेसिस पर डेप्रिसिएशन निकालकर खत्म कर दो। तो बेटा जी सिर्फ रूल इतना ध्यान में रखना कि जब कभी भी कोई भी चीज में चेंज होगा, हमारा इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, वो कैसे देना है वो मैं समझाऊंगा, बट ये दिमाग में भर के रखना कि भाई हमारा इफेक्ट हमेशा प्रोस्पेक्टिव रहेगा, राइट। सो राजा बेटा जी आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई।
कि यहां पर ये चेंज इन मेथड है, चेंज इन मेथड, ये 15% किया है, इसका आंसर यहीं तक, ये 60,000 माइनस 9,000, ये 51,000 का वैल्यू है, इधर तक फाइनल आंसर 29,250 माइनस 4,388 24,862, ये इसका फाइनल आंसर है। एग्रीड। अब राजा बेटा जी हम आगे बढ़ते हैं। रोहित बजाज पूछ रहे सर ये क्वेश्चन तो टी फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं ना? अरे राजा बाबू ये वर्किंग नोट ही बनाई है, अभी तक हमने टी फॉर्मेट में सॉल्व नहीं किया, टी फॉर्मेट में तो अब हम करेंगे ना। और ध्यान रहे ये वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, वर्किंग नोट बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि पहले मुझे ये भी बताना और क्या आपका लिख कर हो गया ये भी मुझे बताना। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ये बताना एंड कैन वी गो अहेड, ये भी बताना। ठीक है, मैं इंतजार में हूं आपके। और तुम्हारे जब तक ये आते हैं तब तक मैं आपके सामने फॉर्मेट बना देता हूं। इन द बुक्स ऑफ ग्रीन चैनल, आप भी बनाते रहिएगा। इन द बुक्स ऑफ ग्रीन चैनल, जिनको क्वेरी है वो पहले क्वेरी टाइप कर दीजिए ग्रीन चैनल, क्योंकि मैं रुक जाऊंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इन द बुक्स ऑफ ग्रीन चैनल, और यहां पर हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, और इस मशीन अकाउंट में हम बनाएंगे ऐसे कॉलमवा। एग्रीड। तो अब हम यहां पर लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना यहां तक आ जाइए, ये हो जाए तो मुझे बता देना, देन विल गो अहेड। ऑलराइट, लेट्स गो ऑन। तो बेटा जी अब ऊपर की आपको हेल्प लेने की इस टेबल की, अब जब जब बाई किया आपके पास डेट डेट सब कुछ है, उसके बेसिस पर चलते जाना है। तो ये देखो, अब हम यहां पर लिखेंगे 1115 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब इतना तो बेटा तुम ट्रेन हो ही जाने चाहिए कि भाई जी जब भी असेट परचेस करेंगे तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट तुरंत हमको लिखना पड़ेगा, और ये अमाउंट आएगी 2 लाख, राइट। उसी के बाद में अगर हम देखेंगे सीक्वेंस में, तो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस, ऊपर वर्किंग नोट देखते रहिए, 1/7/2015 को हमने और एक एसेट बाई की टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एग्रीड। इधर अगर आप ब्रेकअप देंगे तो और अच्छा रहेगा, एग्जामिनर खुश होगा, प्रसन्न होगा। 1,60,000 प्लस 40,000 इंस्टॉलेशन के ऐड किए, और इधर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट जो असेट बाई की गई है वो बाई की गई है 80,000 में। और राजा बेटा जी इधर जब हम आ जाएंगे 31 दिसंबर 15 के दिन, हम बोलेंगे कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कैन आई नॉट से, इसका डेप्रिसिएशन आया था इन द ब्रैकेट 20,000 प्लस 4,000, सो इट विल टर्न आउट टू, कैन आई नॉट से 24,000, और हमारा WDV आएगा 31 दिसंबर 15 के दिन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,80,000 minus 24,000, 2,80,000 minus 24,000, so it will turn out to 2,56,000। ये टैली इजी था एकदम, एग्रीड। और इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1,116 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, I'll write down 2,56,000, and here I'll write down 31st December 16 by depreciation,
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। I will write down here 28,000 और 31st December 16 by balance carried down पेनुआ को क्या हो गया भाई। अभी 28,000 कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूं बेटा जी। आपने दो चीजें इसके अंदर ली। यू हैव टेकन टू थिंग्स, वन इज 20,000 प्लस 8,000, तो बेटा जी 2,56,000 माइनस 28,000 यदि आप करते हैं तो आपका वैल्यू आता है 2,28,000। अप्रिशिएट दिस, और इसी के साथ ये टैली हो जाता है। Then when I proceed ahead, I will write down here 1,117, 2 balance brought down 2,28,000। अब बेटा जी पहले एक असेट को जिसको सेल किया वो लिखेंगे, ये आएगा 1 जुलाई को 1,717 बाय डेप्रिसिएशन। आप ऊपर देख लीजिए इसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था मैंने, राइट। फर्स्ट कॉलम में अगर आप जाकर देखेंगे तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, जो फर्स्ट एसेट है उसका डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था 10,000। फिर बेटा जी 1,717, मतलब जब भी सेल करेंगे तो पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, वो डेप्रिसिएशन किया। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये सेल वैल्यू लिखी मैंने, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर आपको याद होगा तो हमने इसको बेचा था राजा बेटा जी, कितने में बेचा, ससुरे 1 लाख में। और बेटा जी इस केस में आया था लॉस, तो 1,717 को ही हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल। और यदि मैं बात करूं लॉस ऑन सेल, तो लॉस ऑन सेल था 50,000। एक एक असेट को हम निपटाते जा रहे हैं। लॉस ऑन सेल 50,000 हमने क्रेडिट कर दिया। अप्रिशिएट दिस। आप, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। आप बोल रहे हो धराधर क्यों कर रहे हो? अरे बाबा मैं सिर्फ वो वर्किंग नोट को देख रहा हूं, वहां से कर रहा हूं और फिर डेट बाय डेट जा रहा हूं। फिर इधर मुझे यह बताया गया कि 30 सितंबर को एक और चीज को बाय किया गया, तो हम इधर लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और ये वाली अमाउंट में लिख दूंगा कितनी है राजा बेटा जी, 30,000। ठीक है, तो अब हमको देना पड़ेगा डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17। आई विल हैव टू राइट डाउन बाय डेप्रिसिएशन। अब बेटा जी दो असेट थी आपकी, एक पर 8,000 का डेप्रिसिएशन था और एक पर 750 का था। जाकर देखिए वहां पर 8,000 प्लस 750, तो मैं इधर लिख दूंगा 8,750। और उसके बाद में यदि हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो कैन आई नॉट से 2,28,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 1 लाख माइनस 50,000 minus 8,750, so it will turn out to 89,250, and with this it tallies 89,250. With this it tallies. काजल, अगर पहले WDV मेथड था और उसके बाद में अगर SLM पर आया तो उस केस में भी आपको वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि जो WDV है उस WDV को कॉस्ट मानकर उस पर डेप्रिसिएशन दे देने की। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट के पास नहीं जाना, क्योंकि वो तो डेप्रिशिएट हो चुकी है। जैसे पहली वाली एसेट पूरी डेप्रिशिएट होगी, पुरानी किसी भी वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। जो नई वैल्यू दी है उस नई वैल्यू को लेकर उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देना, और वो बाकी की इंफॉर्मेशन आपको देंगे, तो उसकी चिंता नहीं कर काजल तू, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमको करवाऊंगा वो वाला भी, अभी इधर देखना, मैं इधर लाऊंगा 1,117 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। ये तो पिछले साल से ही आया, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख देता हूं 89,250। देखो बेटा मैं कितना बिंदास हूं, अब मैं या तो डायरेक्टली 15% इसी पर निकाल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 31 दिसंबर, ये 18 आएगा ना, 18 मैं लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। अगर आपको याद होगा सो आपने दो असेट आपके पास रखी है और उनका डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो कितना था, 9,000 प्लस 4,388, 9,000 प्लस 4,388, इट इज 13,388, 13,388। और वही देख लो ये 13,388। अगर आपको ब्रेकअप चाहिए तो मैं बताऊंगा 9,000 प्लस
4388। ओके, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगी, 89,250 इंटू 15% करता हूं तो भी आंसर वही आ रहा है 1338.7.5, और उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो बेटा जी 31 दिसंबर 18 के दिन हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, the amount would be 89,250 minus 13388 and your amount would be 75862 and it shall tally. Happy. Have you all done so far? Perfect. Done. Can I go ahead? All right. तो राजा बेटा जी ये सब तो हुई गवा किसका, आपका मशीन अकाउंट का, ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक बार इसका आंसर दिखा देता हूं और फिर आप आगे जा सकते हो आपके लेवल पर। ये देख लीजिए, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। इन्होंने पॉइंट में लिखा है 75,862.5 और राजा बेटा जी बुक वैल्यू ऑफ द मशीन उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वर्किंग नोट कंपलसरी है, वर्किंग नोट कंपलसरी है। सर एग्जाम हमारी भी पोस्टपोन्ड होगी, अभी का जो देखकर जो लग रहा है वातावरण उसके हिसाब से तो होनी चाहिए। बट आपको और एक चीज बता दूं, आपके एग्जाम को समय भी है अभी काफी, तो समय है, तो उस समय तक अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आपके एग्जाम पोस्टपोन ना करे। तो इसके बारे में मेरे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है बेटा, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल होने पर सारी चीज़ें निर्भर करती है। और अभी जिस तरीके से वैक्सीन आई है, तो यदि आप देखेंगे तो आपको यंग लोगों में ज़्यादा डिजीजेस पाने को मिल रहे हैं, जो सीनियर लोग हैं अब उनमें इतना नहीं मिल रहा। तो वैक्सीन होने के बाद में शायद चीज़ें इंप्रूव हो। अब पता नहीं कितना समय लगता है, कि 2 महीने लगते हैं उसको इंप्रूव होने के लिए या 1 महीने में इंप्रूव हो जाती है, तो इट ऑल डिपेंड्स। सो राजा बेटा जी मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि एक बार आपका पोर्शन कंप्लीट कर कर रख दीजिए, राइट, और वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो कार्य करना है आप करिए, और उसके बाद में वापस आप क्या बोलते हैं, जब एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो पढ़ाई कर खत्म कर दीजिएगा। बट ऐसा मत करिए कि पोर्शन को छोड़ दीजिएगा, है ना, पोर्शन को छोड़िएगा मत, पोर्शन को कंप्लीट करके अभी खत्म कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वो बहुत बोर्डम आता है। मतलब एक चीज को लेकर खत्म कर देना और फिर जब उसके नोट्स वोट्स बना के एकदम अच्छे से खत्म कर देना, और जब ये आ जाए कि पोस्टपोन करना है, तो मतलब पोस्टपोन हो गई ऐसा बोला, तो फिर उस केस में आप बाद में पढ़ाई कर खत्म कर देना, उसको रिवाइज करो ना। अभी एक बात समझ में आई बेटा जी, ये क्वेश्चन का आंसर हमने देखा। अब मैं आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 एज एन होमवर्क। जरा ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या हुआ। मेसर्स एलजी ट्रांसपोर्ट परचेस 10 ट्रक्स ऑफ 45 lakhs ईच। 10 ट्रक्स बाय की बेटा जी 45 lakhs की। ऑन 1st April, on October 1st 16, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed and rupees 27 lakh is received from the insurance in full settlement. राइट, ये कब की बात है बेटा जी, 1 अप्रैल को आपने बाय किया और 1 अप्रैल के बाद में 1 अक्टूबर 2016 को वो क्या हुआ राजा बेटा जी कि एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया।
27 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस से मिले। ऑन सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेस्ड बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ ₹50 लाख। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट per annum. The company observes calendar year as its financial year. You are required to prepare a motor truck account for the 2 year ending 31st December 17 for 2 year ending 31st December 17। इसका मतलब है बेटा जी आपको 2016 और 2017 के अकाउंट बनाने। राजा बेटा जी 2016 और 17। मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी हादसा कब हुआ? 1 अक्टूबर 2016 में हुआ। तो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से, ये जरा ध्यान से सुनना, ओरली बता रहा हूं, 45 लाख के एक ट्रक बाई की, मैं एक ट्रक के बारे में बता रहा हूं, अगर आपको फिगर्स बाकी के भी निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं 1/4/14 को आपने एक ट्रक बाई की 45 लाख की, ओके 45, एक ट्रक का कर दिखा रहा हूं। तो फिर उसके ऊपर डिप्रिसिएशन आएगा बेटा जी, ये आएगा एट द रेट ऑफ कितने महीने का आ जाएगा बेटा जी? 9 मंथ्स। और फिर ये माइनस करने के बाद में आपकी WDV आएगी। सर 9 मंथ्स क्यों? क्योंकि ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर। सो कैन आई नॉट से बेटा जी 45 लाख इनटू कितना परसेंटेज है राजा बेटा जी? आई से 20% डिवाइड बाय 12 इंटू 9 यदि मैं करता हूं तो हमारा आंसर आएगा 6,75,000। माइनस करेंगे 45 लाख तो ये आएगा 38,25,000। डेप्रिसिएशन फिर यहां पर करेंगे एट द रेट ऑफ 12 मंथ्स। तो बेटा जी मैं करूंगा 45 लाख इंटू 20%, राइट। ये तारीख कौन सी है बेटा जी? ये 31 दिसंबर 15 की तारीख आई, ओके। और अब इधर मैं डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा 9 लाख। अभी 9 लाख कैसे है बेटा जी? स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 45 लाख का मैंने लिया 20%, एग्रीड, 12 मंथ्स के लिए। सो राजा बेटा जी ये आ जाएगा 38,25,000 माइनस 9 लाख, तो ये अमाउंट आ जाएगी 29,25,000, एग्रीड। ये कौन सी तारीख की वैल्यू है बेटा जी? 1116। अब हमें 1116 के आगे 2 सालों का तो अकाउंट बनाना है। सो राजा बेटा जी जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो 29,25,000 इंटू 29,25,000 इंटू 10 आएगा क्या? क्योंकि 10 ट्रक है, 10 ट्रक है तो इंटू 10 आएगा ना भाई। सो ये आपका आया ओपनिंग बैलेंस। तो इफ यू वुड लाइक टू चेक, ये 29,25,000 इंटू 10 ये आ गया क्या आपका? यस सर, ये समझ में आया। अब मैं आपको पूछता हूं, आपके एक असेट को हमने क्या कर दिया? तड़ीपार। तड़ीपार क्यों? क्योंकि उस असेट को हमने कर दिया डिस्ट्रॉय, एक्सीडेंट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई नालायक। कौन सी तारीख को? 1 अक्टूबर। डिस्ट्रॉय होने के पहले वो 10 महीने के लिए यूज हुई। तो बेटा जी कैन आई नॉट से डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कैन आई नॉट से 9 मंथ्स, 10 महीने नहीं, 9 महीने के लिए वो पहले हमने यूज की। सो राजा बेटा जी ये 6,75,000 आएगा। अरे क्या करते हो यार? 6,75,000 इसका डिप्रिसिएशन आएगा। 29,25,000 माइनस 6,75,000। बॉयज एंड गर्ल्स इट विल अपीयर टू बी 22,50,000। बोलो हाँ या ना? तारा 22,50,000 ये हमारी WDV आ गई ऑन 110/16 के दिन। ये मेरी WDV आ गई। मैं आपसे पूछता हूं सरकार, मैं आपसे पूछता हूं, द नेशन वांट्स टू नो ये असेट कितने में सेल की गई? 27 लाख में ये असेट को सेल किया गया। सो राजा बेटा जी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इस केस में प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 22,50,000 की असेट 27 लाख में आपने बेच दी। सो कितना आया? 4,50,000 का आपके पास हो गया प्रॉफिट। बेटा सिर्फ एक मोटर कार या ट्रक को बेचा। अब आप बताइए मुझे 9 ट्रक तो आपके पास ही है, तो ये जो 9 ट्रक है ये है ना, ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली जो वैल्यू है, राइट, इसकी जैसी कितनी 10 ट्रकें थी, उसमें से एक बेची, बट बाकी की तो अपने पास ही है ना, एज इट इज ही। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 4,50,000 डिप्रिसिएशन बराबर है 4,50,000 प्रॉफिट है कि नहीं है? तो ये रहा प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट, राइट। और जो असेट सेल की उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन और बैंक अकाउंट 27 लाख। चेक कर लो, मैंने भी तो ऐसे ही किया है। अरे भाई साहब बिल्कुल सही किया आपने। अब मुझे बताइए, ये 10 में से एक असेट बिक गई, खराब हो गई। सो बेटा जी 9 असेट बची है, 9 असेट कर 9 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन आएगा कि नहीं 9 असेट पर? तो 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9, 81 लाख तो डिप्रिसिएशन इसका आ गया। और हमने एक और असेट बाय की है। यदि आपको मालूम है ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वॉज परचेस्ड। ऑन द सेम डेट मतलब कब? जब सेल किया था तब, मतलब 110/16 को और एक ट्रक बाय की थी हमने 50 लाख की। और 50 लाख की ट्रक पर हमें कितने महीने का डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा? 3 महीने का। अब 3 महीने का डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। सो बेटा जी 50 लाख इंटू 20% इंटू 3/12, तो यह आंसर आएगा
2,50,000 यदि इन दोनों की टोटल ले लेंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा जी? 83,50,000 is the total depreciation. 83,50,000 is the total depreciation. So can I not say 83,50,000 is the total depreciation? देखो तो सही, और ये बाय किया, क्लोजिंग बैलेंस आया, और फिर उसके बाद में इसको आगे कंटिन्यू करना है, बात खत्म। बोलो तारा रारा, यस और नो। पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बेटा इसमें एकदम बारीकता से ध्यान रखना पड़ता है कि ओपनिंग बैलेंस कैसे आया। तो बेटा जी मैंने 2 साल का वर्किंग कर आपको बता दिया, और 2 साल का वर्किंग कर मैंने बताया एक ट्रक की इतनी वैल्यू, 10 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल की वैल्यू मिल गई। फिर हमने क्या किया, जो असेट को बेचा है या उसका डिस्ट्रॉय हो गया, उसको क्या किया बेटा जी? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जब तक कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। फिर हमने क्या किया, उसको सेल किया, मतलब जो क्लेम आया वो किया, और उसके बाद में हमने क्या किया राजा बेटा जी? उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल कर प्रॉफिट दिखा दिया। फिर जो एक और ट्रक बाय की वो 50 लाख की बाय की, और 50 लाख की ट्रक बाय कर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला 3 महीने का, और बची हुई 9 असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला पूरे 12 महीने का, और तारा रारा 83,50,000। और उसके आगे तो फिर कंटिन्यू हुआ, कोई बड़ी बात ही नहीं है। यस सर नो। सो क्या मैं आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दे सकता हूं क्या? और मुझे सॉल्व किया चाहिए, मैंने अभी सिर्फ एक्सप्लेन किया है, राइट? तो क्या मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दे सकता हूं क्या? एग्रीड। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, बट मेरी गलती नहीं है पूरी तरीके से। बेटा जी ये इंस्टीट्यूट रिपीट करते क्वेश्चन मैं क्या करूं? हैं इंस्टीट्यूट रिपीट करते क्वेश्चन मैं क्या करूं? क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सो मैं कौन से होमवर्क दे रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 5 आप चाहो तो करिए, नहीं तो जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं वापस बता दूं, क्वेश्चन 1 और 10 में दोबारा सॉल्व करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रयास करिएगा, ठीक है? ये मुझे आपसे सॉल्व चाहिए, मतलब चाहिए, मैं आपके ही किसी के आंसर देखूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा समय अपना डालो क्वेश्चन नंबर 3 पर, ट्राई, राइट? जो मैंने लॉजिक सिखाया उसी लॉजिक के बेसिस पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लॉजिक पर ट्राई करना, सॉल्व करना, रफ में करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं, राइट? नहीं अभी नहीं बताऊंगा यार, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करना है। और बेटा जी अब इसके आगे मुझे नहीं खींचना है, क्योंकि फिर डेप्रिसिएशन टॉपिक आगे बढ़ जाएगा, मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और तुम्हें काम दे देता हूं घर पर। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई। अरे पैसा क्वेश्चन 3 और 4 इज सेम, क्वेश्चन 3 और 4 इज सेम, क्वेश्चन 3 और 4 सेम है। तो बेटा जी आप एक ही ट्राई कर लिए बस, ठीक है ना? ओके। अरे फोटो सेंड करो ना इसका, किसका? आप कल भी आओगे? अरे यस नागोबा, मैं कल भी आऊंगा, ठीक है? सो आपको ये करने का है, और कल आने के बाद में मुझे एक बार याद दिलाना, कल जर्नल एंट्रीज रिवाइज कराते कराते आपके टेक्स्ट बुक में लिखा दूंगा, पेज नंबर 2.6 पर कल जर्नल एंट्रीज लिखा दूंगा, और फिर हम करेंगे, ठीक है? मुझे बताइए कल सुबह आप फ्री हो गया? क्योंकि कल मेरी सुबह क्लास नहीं है, राइट? तो पहले एक बार तो बाय बाय कर दीजिए बाकी के बच्चे, राइट? सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।